दोस्तों, आज हम आपको एक नागिन और इंसान का बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं। नागिन ने औरत के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब इंसान आज के मुकाबले ज्यादा सादा हुआ करते थे, मगर उनके दिलों में लालच और खुदगर्जी का जहर आज की तरह ही फैला हुआ था। मुल्क के एक कोने में एक गांव बसा करता था, जिसका नाम था मिर्जागढ़। मिर्जागढ़ एक छोटा सा गांव था, लेकिन अपने अंदर अनगिनत कहानियां और उलझे हुए रिश्ते समेटे हुए था। मिट्टी की वो संकरी गलियां, पेड़ों की लंबी कतारें और गांव के बीचों बीच बना वो पुराना कुआं, ऐसा लगता था जैसे बरसों से किसी बड़ी सच्चाई का राज अपने अंदर छुपाए बैठा हो। इसी मिर्जागढ़ गांव में रहता था सलीम खान। 40 साल का एक बेहद मेहनती किसान। रंग थोड़ा सांवला था और चेहरा तेज धूप में तपकर और भी सख्त हो गया था। उसके माथे पर हमेशा पसीने की बूंदें और हाथों पर मेहनत की लकीरें साफ साफ दिखती थीं। सलीम खान की अपनी कोई जमीन नहीं थी। गांव के बड़े जमींदारों की जमीन पर वह हल चलाता, बीज बोता और उनकी फसल को सींचता था। किसान की जिंदगी यूं तो बड़ी सादा होती है, लेकिन सलीम खान की जिंदगी में सादगी के साथ साथ बहुत सारी मुश्किलें भी थीं। जितनी जी तोड़ मेहनत वो करता, बदले में उसे उतना ही कम मिलता। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में अपना खून पसीना एक करता, मगर जब घर लौटता तो जेब में चंद सिक्के ही होते। उन्हीं सिक्कों से उसका पूरा घर चलता था। कभी घर में दाल बनती, कभी सूखी रोटी खानी पड़ती, और कभी कभी तो कई रातें पूरा परिवार खाली पेट ही गुजार देता। मगर सलीम खान का दिल बहुत बड़ा था। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश रहता था और अपनी मेहनत को ही अपनी दौलत मानता था। मगर सलीम खान की बीवी समीना उससे बिल्कुल उलट थी। उसकी उम्र करीब 35 बरस रही होगी, मगर हर वक्त की फिक्र से उसका चेहरा वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगा था। शक्ल सूरत बुरी नहीं थी, मगर दिल में ऐसा लालच घर कर गया था कि हर वक्त किसी ना किसी बात की शिकायत ही करती रहती। उसका लहजा हमेशा तल्ख यानी कड़वा रहता था। समीना की शिकायतें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। ये कैसी जिंदगी है सलीम, देखो तो जरा, हमारे पास ना अपना घर है, ना अपनी कोई जमीन, और ना ही पहनने को ढंग का कपड़ा। बच्चों को भी कभी सही से खाना हासिल नहीं होता। दूसरों के झूठन सा लगने वाला खाना खिलाने पर मजबूर हूं मैं इन्हें। वो हर रोज जब सलीम खान काम से लौटता तो इसी तरह की बातों से उसका दिल जलाती। सलीम एक ठंडी सांस लेता और नरमी से कहता, अरे समीना, थोड़ा सब्र करो। देखो, गरीब आदमी की यही तो दौलत होती है, लगन और मेहनत। कल हमारा बेहतर नहीं तो क्या हुआ, आज की रोटी तो मिल रही है ना। बच्चों को प्यार दो ताकि वो खुश रहें। मगर समीना को चैन कहाँ। उसका दिल हमेशा और ज्यादा की चाह में डूबा रहता। वह झल्ला कर कहती, प्यार से किसी का पेट नहीं भरता सलीम। कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे कुछ ज्यादा पैसा घर आए। देखो, गांव के दूसरे लोग कैसे कैसे काम करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं। तुम तो बस दिन भर खेतों की मिट्टी में लथपथ रहते हो। सलीम की आंखों में तकलीफ की हल्की सी परछाई आ जाती, मगर वह फिर भी पलटकर कुछ नहीं कहता। चुपचाप अपने बच्चों को गोद में उठाता, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और अपने दिल को तसल्ली दे देता। उसके दोनों बेटे, बड़ा बेटा 6 साल का और छोटा बेटा 4 साल का, दोनों ही बहुत सीधे और अपनी ही दुनिया में खोए रहने वाले बच्चे थे। दोनों का रंग अपनी मां पर गया था। गोरे, नर्म मुलायम गाल और आंखों में गांव की सादगी की चमक। मिर्जागढ़ की सुबहें यूं तो बड़ी सुकून भरी होती थीं, मगर सलीम खान के घर में सवेरे आंख खुलते ही समीना की शिकायती आवाजें गूंजनी शुरू हो जाती थीं। कभी रोटी कम होने पर बवाल, कभी कपड़े पुराने होने का ताना, तो कभी बच्चों की जरूरतों को लेकर बहस। एक रोज सुबह जब सलीम खान अपने औजार उठाकर खेत की तरफ निकलने ही वाला था, समीना फिर से अपने उसी शिकायती सुर में बोली, सुनो सलीम, खेत में अपना खून पसीना बहाकर आखिर क्या हासिल कर लोगे तुम। बस 2 वक्त की सूखी रोटी। क्यों ना कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारा भी घर पैसे से भरे, हमारे भी बच्चे अच्छे और नए कपड़े पहने, हमारा भी गांव में कुछ नाम हो। सलीम ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, समीना, हर काम अच्छा नहीं होता और हर पैसा अच्छा नहीं होता। मुझे जो कमाना है वह अपनी मेहनत से ही कमा लूंगा, लेकिन किसी गलत पैसे की तरफ मैं कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मगर समीना ने गुस्से से मुंह फेर लिया और बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। दिन बीतने लगा
और दोपहर की तेज धूप अब नरम पड़ने लगी थी। सलीम खान खेतों में अपनी रोजमर्रा की मेहनत में मगन था। जिंदगी की यह जद्दोजहद उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। हर दिन यूं ही घर से खेत और खेत से घर का सफर चलता रहता था। इधर घर पर समीना दोनों बेटों के साथ थी। हमेशा की तरह उसका दिल नाखुशी और लालच की आग में जल रहा था। बच्चों को रोटी के सूखे टुकड़े थमाकर वह दरवाजे की चौखट पर बैठ गई थी। उसकी आंखें गली में ऐसे टिकी थीं जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, मगर खुद उसे भी नहीं मालूम था कि किसका। अचानक गांव की तंग गली के मोड़ से एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। एक बीन की मीठी मगर अजीब सी डरावनी धुन। आवाज धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी। समीना ने माथे पर हाथ रखकर धूप से आंखें बचाते हुए देखा। एक अजनबी सपेरा, कंधे पर एक पुराना सा झोला लटकाए और हाथ में बीन बजाता हुआ, सीधा उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। सपेरा दिखने में बहुत ही मामूली सा आदमी लग रहा था। धूप में झुलसा हुआ काला चेहरा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी बीन की धुन हवा में एक अजीब सी सनसनी घोल रही थी। बच्चों ने अंदर खिड़की से झांक कर सपेरे को देखा और डर के मारे भागकर अपनी मां के पीछे छुप गए। समीना को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। वह तल्ख लहजे में बोली, तू यहां क्यों खड़ा होकर बीन बजा रहा है? किससे पूछकर हमारे दरवाजे पर यह नौटंकी शुरू कर दी तूने? सपेरे ने धीरे से अपनी बीन नीचे की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह बोला, औरत, इतना नाराज मत हो। मैं तो मुसाफिर आदमी हूं। सफर कर रहा था तो सुना कि तुम्हारे घर में एक बकरी है। बड़ी अच्छी बकरी है। बहुत मीठा दूध देती है। सोचा एक प्याला दूध मांग लूं तो सफर की सारी थकान उतर जाएगी। ये सुनकर समीना की आंखों में लालच और कड़वाहट की मिली जुली चमक उभर आई। वह झिड़कते हुए बोली, हमारे घर की हालत देख रहा है तू? यहां खुद हमारे खाने को कुछ नहीं बचता और तू दूध मांगने चला आया। हमारी बकरी का सारा दूध तो मेरे बच्चे पी गए। अब तुझे कहां से निकाल कर दें? सपेरा कुछ लम्हों तक खामोशी से समीना को देखता रहा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी नरमी थी, लेकिन कहीं बहुत गहराई में एक छुपा हुआ गुस्सा भी था। मगर उसने अपने गुस्से को अपने चेहरे पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। वो बड़ी शांति से बोला, अरे, तुम तो मुझे मुझसे भी ज्यादा गरीब लगती हो। तुम्हारी आंखों में बड़ा दर्द है और माथे पर हर वक्त की शिकन है। अपने दुख तो सुनाओ मुझे। हो सकता है मुसाफिर से बात करके तुम्हारा दिल ही हल्का हो जाए। ये सुनना था कि समीना का दिल भर आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वह बिना सोचे समझे बड़बड़ाती हुई बोलने लगी, क्या बताऊं मुसाफिर भाई, यह जिंदगी तो जैसे कांटों से भरी हो गई है। घर में इतनी गरीबी है कि बच्चों के तन पर ढंग के कपड़े नहीं, मुंह में डालने को अच्छा निवाला नहीं। मेरा शौहर दिन भर खेतों में अपनी जान तोड़ता है, मगर शाम को हाथ में आता है तो बस 2 पैसे। उन पैसों से ना तो घर चलता है और ना ही दिल बहलता है। सपेरा गहरी सांस लेकर उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने अपना पिटारा जमीन पर रखा। उसके हाथों की हरकतों में एक अजीब सा ठहराव था, मगर उसकी आंखों की चमक और भी गहरी होती जा रही थी। वह बोला, तुम्हारे हालात देखकर मेरा दिल पसीज गया है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हारी सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। समीना ने शक भरी नजरों से उसे देखा और ताना मारते हुए कहा, अगर यह चीज इतनी ही कीमती है तो पहले तू खुद अपने पास क्यों नहीं रख लेता? क्यों इसे किसी और को देने चला आया है? सपेरा हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हम सपेरे लोग इस चीज से फायदा नहीं उठा सकते। यह हमारे बस की बात नहीं है, मगर तुम चाहो तो इससे अपने घर के हालात पूरी तरह बदल सकती हो। समीना की आंखों में लालच की चमक आ गई। सपेरे ने धीरे से अपना पिटारा खोला। अंदर से एक लंबी और गहरे काले रंग की नागिन ने अपना सिर बाहर निकाला। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें कोई बहुत गहरा राज छुपा हो। नागिन को इतने करीब देखकर समीना के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई, मगर उसका लालच उस डर पर भारी पड़ गया। सपेरा बोला, इसे अपने घर के पिछवाड़े में किसी कोने या बिल में छोड़ देना। बस रोज नियम से इसके लिए थोड़ा सा दूध रख देना। वक्त के साथ देखना तुम्हारे घर में कैसे छप्पर फाड़कर पैसे आने लगेंगे। समीना ने बिना कुछ आगे पीछे सोचे उस नागिन को लेने के लिए हाँ कर दी। सपेरे ने वह पिटारा उसके हवाले किया और जाते जाते मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना औरत, किसी को इस बारे में बताना नहीं है। यह नागिन तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त भी बन सकती है और सबसे भयानक दुश्मन भी।
समीना नागिन का पिटारा लेकर सीधा घर के पिछवाड़े गई। वहां एक कोने में उसने थोड़ा सा गड्ढा खोदा, जहां पहले से चूहों का बना हुआ एक पुराना बिल था। नागिन को उसने वहां छोड़ दिया और बिल के ठीक बाहर एक प्याले में दूध भरकर रख दिया। नागिन धीरे धीरे सरकती हुई उस बिल के अंदर चली गई। शाम ढलने लगी थी। सलीम खान खेत से थका मांदा घर लौटा, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था कि उसने आज भी अपनी मेहनत और ईमानदारी का जिम्मा निभाया है। समीना ने उसके सामने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। उसने चुपचाप खाना परोसा, बच्चों को सुलाया और सलीम के पास बैठकर यूं दिखाया जैसे घर में सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा ही है। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर हवाओं में अजीब सी खामोशी थी और पेड़ों की शाखें हिलकर जैसे कुछ कह रही थीं। मगर घर के अंदर हर कोई बेसुध सोया हुआ था। सिर्फ समीना की आंखें खुली थीं। उसके दिल में कहीं एक डर भी था और यह उम्मीद भी कि शायद कल सुबह से उसकी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अगली सुबह की पहली किरणें जैसे ही मिर्जागढ़ की मिट्टी पर पड़ी, सलीम खान अपने रोज के दस्तूर के मुताबिक काम पर निकल पड़ा। हाथ में हल, दिल में उम्मीदें और आंखों में अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल का सपना। खेतों की पगडंडियों पर चलते हुए वह बस यही सोच रहा था कि किसी तरह ये मुश्किल वक्त कट जाए और बच्चों का पेट भरता रहे। उधर समीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही सलीम खान खेत की तरफ आंखों से ओझल हुआ, समीना ने तेजी से अपना दुपट्टा सिर पर जमाया और लगभग दौड़ती हुई घर के पिछवाड़े उस कोने की तरफ गई जहां उसने नागिन को छोड़ा था। उसकी धड़कनें तेज थीं और आंखों में लालच की भूख। जैसे ही वह बिल के पास पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिल के ठीक बाहर की जमीन पर एक सुनहरा चमकता हुआ अंडा रखा हुआ था। सूरज की रोशनी उस अंडे पर पड़ रही थी और उसकी तेज चमक जैसे समीना की आंखों को चौंधिया रही थी। उसके दिल में खुशी की ऐसी लहर दौड़ी जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। सच, वो सपेरा बिल्कुल सही कह रहा था। नागिन ने तो सच में सोने का अंडा दे दिया। अगर यह हर रोज ऐसा ही अंडा देगी तो मेरी सारी गरीबी मिट जाएगी, समीना ने मन ही मन सोचा। उसने कांपते हाथों से जल्दी से वह सोने का अंडा उठाया, उसे अपने दुपट्टे में अच्छी तरह लपेटा और दौड़कर घर के अंदर आ गई। वह अंडा उसके लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वह तैयार होकर गांव के बाजार की तरफ निकल पड़ी। बाजार पहुंचकर वह सीधे एक सुनार की दुकान पर गई और उसे वह अंडा दिखाया। सुनार की आंखें भी उस अंडे की चमक देखकर चौंधियां गईं। वह बोला, अरे, ये तो बिल्कुल खालिस यानी शुद्ध सोना है। कहां से पाया तुमने इतनी कीमती चीज? समीना ने पहले से सोचा हुआ बहाना तुरंत बना दिया। यह हमारे पुरखों की निशानी थी। अब घर की गरीबी ने इसे बेचने पर मजबूर कर दिया है। सुनार ने उसे उस अंडे की बहुत अच्छी कीमत दी। समीना के हाथ में अचानक इतने सारे पैसे आ गए जितने उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। वह बाजार से पागलों की तरह 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 का सामान खरीदने लगी। बच्चों के लिए नए कपड़े, घर के लिए बढ़िया से बढ़िया खाने पीने का सामान और खुद के लिए कुछ नए गहने। जब शाम को सलीम खान खेत से लौटकर आया तो घर के अंदर की रौनक देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। घर में नया सामान, बच्चों के बदन पर नए कपड़े और रसोई से आती बढ़िया खाने की खुशबू। वह कुछ लम्हे दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ा रहा। फिर उसने समीना से पूछा, ये सब कहाँ से आया समीना? हमारे घर की हालत तो तू अच्छी तरह जानती है। अचानक इतनी सारी चीजें कहाँ से आ गईं? समीना ने अपनी चालाकी से मुस्कुराकर बड़ी सफाई से जवाब दिया, अरे, मैंने जो थोड़े थोड़े पैसे इतने बरसों से बचा कर रखे थे ना, आज वो काम आ गए। बच्चों के लिए कुछ सामान ले आई। तू हर वक्त खेत में इतनी मेहनत करता है, सोचा आज तेरा भी दिल खुश कर दूं। सलीम खान ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा। उसके दिल में थोड़ा शक तो हुआ, मगर फिर उसने समीना की बातों पर भरोसा कर लिया। उसने सोचा, शायद यह सच कह रही हो। औरतें घर खर्च से कुछ ना कुछ बचा ही लेती हैं। उस रात घर में सबने पेट भरकर अच्छा खाना खाया। बच्चे बहुत खुश थे, मगर समीना के दिल में नागिन के लिए लालच अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वह रात भर यही सोचती रही कि कल सुबह उठकर फिर देखूंगी, एक और अंडा मिलेगा तो बाजार से और खरीदारी करूंगी। अगली सुबह हुई। सलीम खान फिर अपने खेतों की ओर निकल गया। उसके कदम उसी मेहनत के रास्ते पर थे और समीना की नजरें फिर से उसी नागिन के बिल पर। वह दौड़ती हुई बिल के पास पहुंची, मगर इस बार वहां कुछ नहीं था। ना कोई अंडा, ना कोई चमक। वह पूरी तरह हैरान रह गई। यह क्या हुआ? कल तो अंडा रखा था,
आज क्यों नहीं है? उसने सोचा शायद नागिन को दूध कम लगा होगा। उसने उस दिन एक बड़ा प्याला भरकर दूध रखा और रात भर इसी उम्मीद में रही कि कल पक्का अंडा मिलेगा। मगर अगले दिन सुबह भी वही नतीजा निकला। बिल के बाहर कोई अंडा नहीं था। अब समीना के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। सपेरे की बातें, नागिन का वो पहला सोने का अंडा और अब यह खामोशी, सब कुछ जैसे उलझ कर रह गया था। वह बार बार सोचने लगी कि क्या नागिन मुझसे नाराज हो गई है या वह सिर्फ एक ही बार अंडा देने वाली थी। उसने तीसरे दिन भी बिल के बाहर दूध रखा। इस बार उसने दूध में थोड़ा सा शहद भी मिला दिया, यह सोचकर कि शायद नागिन को मीठा पसंद आ जाए। मगर जब वह अगली सुबह उठी तो बिल वैसे का वैसा सूना पड़ा था। ना कोई हरकत, ना कोई अंडा। अब समीना की आंखों में डर और लालच का एक अजीब सा रंग उतर आया था। रात को सोते वक्त भी वह बस करवटें बदलती रहती। सलीम खान को अपनी बीवी की बेचैनी का एहसास तो हुआ, मगर उसने ज्यादा कुछ पूछा नहीं। समीना के दिमाग में बस वही एक बात घूम रही थी कि आखिर सोने के अंडे आना बंद क्यों हो गए। अगले दिन की सुबह भी वैसी ही थी जैसी मिर्जागढ़ की हर सुबह हुआ करती थी। सलीम खान अपना पुराना झोला कंधे पर डालकर खेत जाने के लिए तैयार हुआ। दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर उसने एक नजर समीना पर डाली। वह उसे आज कुछ ज्यादा ही उदास और परेशान लग रही थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था। सलीम ने प्यार से पूछा, समीना, सब खैरियत तो है? तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? समीना ने जल्दी से अपनी नजरें चुरा लीं और बोली, कुछ नहीं, बस रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। सिर भारी लग रहा है। सलीम ने फिर भी तसल्ली दी और खेत की ओर चल पड़ा। उसके जाते ही समीना के चेहरे पर फिर से वही बेचैनी छा गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक समीना के कानों में फिर से वही जानी पहचानी बीन की धुन गूंजी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह भागकर दरवाजे पर पहुंची। सामने वही सपेरा खड़ा था, वही बीन बजाता हुआ और अपनी गहरी आंखों से घूरता हुआ। समीना ने जल्दी से इधर उधर देखा। गली बिल्कुल सुनसान थी। उसने दबे हुए लहजे में सपेरे से कहा, तू फिर आ गया? सुन, तेरी उस नागिन ने तो सिर्फ एक ही दिन अंडा दिया, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। ये सब क्या माजरा है? तूने मुझे धोखा दिया है। सपेरे ने अपनी बीन नीचे की। उसने समीना की आंखों में बहुत गहराई से देखा और एकदम धीमे खौफनाक लहजे में बोला, ए औरत, अगर तू चाहती है कि नागिन तुझे हर रोज सोने का अंडा दे तो तुझे एक काम करना होगा। समीना की सांसें अटक गईं। वो लालच में अंधी होकर जल्दी से बोली, कौन सा काम? जल्दी बता। सपेरा उसके थोड़ा और करीब आया और धीमे से बोला, तुझे रात में उस नागिन के साथ एक ही बिस्तर पर सोना होगा, तभी यह नागिन सोने का अंडा दे सकेगी। यह सुनते ही समीना के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। वह घबराकर पीछे हटी और बोली, क्या बक रहा है तू? पागल हो गया है? वो जहरीली नागिन कहीं मुझे डस ना ले। अगर उसने डस लिया तो मैं तो मर जाऊंगी। सपेरे ने एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अगर वो तुझे डसना चाहती तो पहले ही दिन डस चुकी होती। वो तेरा कोई नुकसान नहीं करेगी। उसका डसना होता तो तू अब तक जिंदा ना खड़ी होती मेरे सामने। समीना अभी भी उलझन में थी। उसने कहा, लेकिन घर में मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर होता है, यह सब कैसे मुमकिन होगा? सपेरे ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, यह सब तो तुझे ही सोचना होगा। अगर तेरे अंदर लालच इतना ही बड़ा है तो कोई ना कोई बहाना देख। इतना कहकर सपेरा मुड़ा, अपनी बीन उठाई और उसकी धीमी धुन बजाता हुआ गली के मोड़ पर जाकर गायब हो गया। शाम हुई। मिर्जागढ़ के आसमान पर सूरज ढल चुका था और अंधेरा अपने पैर पसार रहा था। सलीम खान हमेशा की तरह थका हारा घर लौटा। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए वही प्यार और परवाह थी जो हमेशा से थी। समीना इस बार अपने चेहरे पर एक झूठी खुशी सजाए बैठी थी ताकि सलीम को कुछ शक ना हो। उसने मुस्कुराकर कहा, सुबह जो मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही थी ना, अब बिल्कुल ठीक हो गई है। तुम परेशान मत होना। सलीम खान ने यह सुनकर राहत की सांस ली। सबने मिलकर खाना खाया। सलीम ने अपने दोनों बच्चों को प्यार किया और दिन भर की थकान से चूर होकर गहरी नींद में सो गया। उधर समीना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बस उस सपेरे की बातें, नागिन का भयानक चेहरा और सोने के अंडों का लालच हथौड़े की तरह बज रहा था। सब कुछ मिलकर उसे बेचैन किए जा रहा था। रात का सन्नाटा अब गहरा हो चला था।
चांद की हल्की हल्की रोशनी आंगन में उतर रही थी, जिससे चीजें बस धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। समीना चुपके से उठी। उसने धीरे से अपने लिए आंगन में एक चारपाई बिछाई, जैसे गर्मी की रात में कोई खुली हवा खाने के लिए लेटता है। लेकिन उसकी असल बात कुछ और ही थी। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि सलीम और बच्चे गहरी नींद में डूब चुके हैं और घर में कोई आहट नहीं है, तब वह अपनी जगह से उठी। उसके कदम कांप रहे थे। वह चुपके से घर के पिछवाड़े उस नागिन के बिल की ओर बढ़ी। बिल के बाहर नागिन पहले से ही अपना आधा सिर बाहर निकाले बैठी थी। अंधेरे में भी उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं, जैसे वो समीना का ही इंतजार कर रही हो। समीना ने हिम्मत जुटाकर वह सपेरे वाला खाली पिटारा बिल के पास रखा। नागिन बिना कोई फुफकार मारे खामोशी से सरक कर उस पिटारे में आ गई। समीना ने कांपते हाथों से पिटारे को उठाया और लाकर अपनी चारपाई पर रख दिया। उसने पिटारे का ढक्कन खोला और नागिन को धीरे से अपने बिस्तर पर छोड़ दिया। फिर खुद भी उसी चारपाई पर उस खौफनाक नागिन के बिल्कुल पास लेट गई। पूरी रात वह उसी चारपाई पर लेटी रही। उसके दिल में एक तरफ मौत का खौफ था, तो दूसरी तरफ दौलत का अंधा लालच। जरा सी भी हरकत करने में उसकी जान निकल रही थी कि कहीं नागिन उसे डस न ले। मगर नागिन भी जैसे पूरी रात बिना कोई हरकत किए एक पत्थर की तरह वहीं पड़ी रही। सुबह की पहली किरणें आंगन में पड़ी। समीना की आंख खुली। उसकी सांस में सांस आई कि वह जिंदा है। उसने देखा चारपाई पर नागिन तो अब भी चुपचाप पड़ी थी, मगर उसके ठीक पास एक सोने का अंडा चमक रहा था। लालच में डूबी समीना की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से वह अंडा उठाया, नागिन को वापस पिटारे में डाला और दौड़कर उसे बिल में छोड़ आई। फिर वापस आकर अपनी चारपाई पर ऐसे लेट गई जैसे रात भर बड़े सुकून की नींद सोई हो। सलीम खान उठा, अपने काम पर जाने की तैयारी की और रोज की तरह खेत पर चला गया। उसके जाते ही समीना वो अंडा लेकर बाजार गई। सुनार को वह अंडा दिया, बदले में सोने की अशर्फियां लीं और घर लौट आई। उन अशर्फियों को उसने घर के एक पुराने और भारी संदूक में छुपा दिया। अब यह सिलसिला हर रोज का बन गया। रात होती, समीना नागिन को पिटारे में लाती, अपने साथ बिस्तर पर सुलाती और सुबह सोने का अंडा लेकर उसे बाजार में बेच आती। उस संदूक में सोने की अशर्फियां तेजी से जमा होती जा रही थीं। लेकिन इस लालच की आग ने समीना को दिमागी तौर पर कहां पहुंचा दिया था, ये बात वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वह ये भूल चुकी थी कि लालच की यह डोर उसे और उसके हंसते खेलते घर को किस अंधे कुएं की तरफ खींच रही है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मिर्जागढ़ गांव की गलियों में रोज सुबह होती, लोग अपने अपने कामों में लगते, मगर सलीम खान और समीना के घर के हालात अब पूरी तरह से बदल चुके थे। समीना की आंखों में अब हर वक्त एक अजीब सी चमक और गुरूर रहता था। ये वो चमक थी जो हद से ज्यादा दौलत और लालच से पैदा होती है। उसका दिमाग हर वक्त बस नागिन और उसके दिए सोने के अंडों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता। और सलीम खान, वो बेचारा अब भी अपनी उसी सादगी में जी रहा था, मगर उसके दिल के किसी कोने में समीना के बदले हुए तौर तरीकों, घर में आते महंगे सामान और उसकी इस नई खुशी पर शक की एक गहरी परछाई पड़ने लगी थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका अंदाजा समीना को बिल्कुल नहीं था। सलीम खान एक दोपहर घर में कोई पुराना सामान ढूंढ रहा था। समीना उस वक्त रसोई के काम में लगी हुई थी। सलीम को खेत के कुछ पुराने औजार चाहिए थे। वो घर के कोनों को टटोलता हुआ उस कोठरी तक जा पहुंचा, जहां बरसों से घर का फालतू और पुराना सामान रखा जाता था। कोठरी में थोड़ा अंधेरा था। आंखें गड़ाकर देखने की कोशिश की तो एक बड़ा सा पुराना संदूक उसकी नजर में आया। संदूक पर काफी धूल जमी हुई थी, मगर उसके बंद होने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे उसे बहुत हिफाजत से छुपा कर रखा गया हो। सलीम के दिल में हल्की सी झिझक जागी। उसने इधर उधर देखा और फिर दोनों हाथों से उस संदूक का भारी ढक्कन उठा दिया। ढक्कन खुलते ही सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो पूरा का पूरा संदूक सोने की चमचमाती अशर्फियों से भरा हुआ था। हर अशर्फी कोठरी के अंधेरे में भी चमक रही थी। सलीम को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिल में सवालों का एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये सब कहां से आया? हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास अचानक इतनी दौलत कब से हो गई? वो तेज कदमों से रसोई में समीना के पास पहुंचा। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी। उसने सीधा सवाल दागा, समीना, कोठरी में रखा वो संदूक, वो सोने की अशर्फियां,
ये सब कहां से आया? मुझे सच सच बता। समीना पहले तो एकदम घबरा गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मगर फिर उसने सोचा कि अब राज छुपाने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी दौलत तो घर में आ ही चुकी है। उसने बड़ी बेशर्मी से सलीम को सारी कहानी सुना दी। सपेरे का आना, नागिन को पालना, नागिन के साथ एक बिस्तर पर सोना और हर सुबह सोने के अंडे का मिलना। सलीम ये सब सुनता रहा और उसका दिल दहल उठा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बीवी एक जहरीली नागिन के साथ सो रही थी, और यह सब सिर्फ पैसों के लिए। उसने गुस्से में कांपते हुए कहा, समीना, तुम इतनी अंधी हो गई हो इस लालच में कि एक नागिन के साथ सोने लगी हो? यह कैसी दौलत है जो एक इंसान अपनी जान को खतरे में डालकर हासिल कर रहा है? तुम्हें डर नहीं लगता? समीना ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अरे सलीम, वो नागिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं बस उसे एक प्याला दूध दे देती हूं, और वो बदले में सोने का अंडा देती है। हमने कौन सा किसी का माल लूटा है? ये दौलत तो हमने बिना किसी का बुरा किए पाई है। और सुनो, खबरदार, जो तुमने गांव में किसी से भी इस बात का जिक्र किया। जैसा चल रहा है, खामोशी से चलने दो। सलीम ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। वो बोला, समीना, ये दौलत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये कोई आम बात नहीं है। ये नागिन जब चाहेगी हमें निगल जाएगी। वो सपेरा भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। न जाने किस बुरी मंशा से ये मुसीबत हमारे गले डाल गया है। ये सब छोड़ दो समीना, अभी भी वक्त है। मगर समीना के दिमाग पर दौलत का ऐसा नशा चढ़ा था कि उस पर किसी बात का कोई असर न हुआ। वो तो इस दौलत की चकाचौंध में अपनी सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। उसने उल्टा सलीम को ही डांट दिया, तुम अपनी उसी गरीब और छोटी सोच में खुश रहो। मैं तो इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी। तुम बस अपना खेतों का काम करो और मेरे मामलों में दखल मत दो। सलीम खान बेबस होकर चुप हो गया, मगर उसके दिल में डर और खौफ का एक घर बन गया। कुछ ही महीनों के अंदर उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। समीना ने उन अशरफियों से गांव के वो सारे खेत खरीद लिए जिन पर सलीम कभी दूसरों के लिए मजदूरी किया करता था। उसने गांव में सबसे बड़ा और आलीशान मकान बनवाना शुरू कर दिया। अब गांव वालों की नजरें उन पर टिकने लगी थीं। मिर्जागढ़ की चौपालों और गलियों में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। अरे, ये सलीम खान तो कल तक कौड़ी कौड़ी को मोहताज था, अब अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? इनके घर में तो रोज नए सामान आते हैं। जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। इतनी दौलत यूं ही रातों रात नहीं आती। मगर सलीम और समीना ने किसी को कुछ नहीं बताया। उनके घर के बड़े दरवाजे हमेशा बंद रहने लगे। उधर नागिन का रोज सोने का अंडा देना जारी था। संदूक अब छोटा पड़ने लगा था। मगर इन सब के बीच एक बहुत ही खौफनाक बात हो रही थी, जिसे समीना ने महसूस तो किया, मगर दौलत के लालच में उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। नागिन का जिस्म अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक हो गया था। पहले वह जितनी लंबी थी, अब उससे दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी। उसका फन बहुत चौड़ा हो गया था, और उसकी आंखों की चमक में अब एक खौफनाक लाल रंग उतर आया था। समीना ने मन ही मन सोचा, हमें इसके बड़े होने से क्या मतलब? हमें तो बस रोज अंडे से काम है, वो मिल रहा है, काफी है। मगर वो बेवकूफ औरत यह नहीं जानती थी कि जिस नागिन को वो अपनी दौलत की चाबी समझ रही है, वही नागिन एक दिन उसकी बर्बादी का सबसे भयानक कारण बनने वाली है। नागिन की बढ़ती हुई लंबाई और मोटाई किसी आने वाले खौफनाक तूफान की दस्तक दे रही थी। फिर वो रात आई जिसने उनके घर का सुकून हमेशा के लिए छीन लिया। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक तो रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आवाज भी इस घर की ऊंची दीवारों के अंदर आने से डर रही हो। समीना चारपाई पर लेटी थी। नागिन उसके पास थी। अचानक समीना को अपने पास एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर देखा तो उसकी सांस गले में अटक गई। नागिन चारपाई से नीचे उतर रही थी, मगर उसकी चाल में आज एक अजीब सी चालाकी और फुर्ती थी। वो धीरे धीरे रेंगती हुई आंगन के उस कोने की तरफ बढ़ रही थी जहां उनकी बकरी बंधी हुई थी। समीना ने डर के मारे अपना दिल थाम लिया। नागिन बकरी के बिल्कुल करीब पहुंची और एक ही झटके में अपना भयानक फन उठाया। हवा को चीरते हुए उसने बकरी की गर्दन पर एक जोरदार वार किया। बकरी की आंखें फटी रह गईं, शरीर अकड़ गया, मगर वो बेचारी चीख तक न सकी। बस कुछ ही पलों में बकरी का शरीर ठंडा पड़ गया। नागिन ने मुड़कर अपना फन उठाया, हवा में एक फुफकार मारी
और चुपचाप वापस आकर समीना के पास चारपाई पर ऐसे लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ समीना ने देखा कि चारपाई पर सोने का अंडा रखा है। उसने अंडा उठाकर हमेशा की तरह छुपा दिया। लेकिन जब वो आंगन में आई तो देखा कि बकरी मरी पड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और मुंह से गाढ़ा झाग निकल रहा था। ये देखकर समीना का दिल कांप उठा, मगर दौलत के लालच ने फिर से उसके डर को दबा दिया। उसने सलीम को आवाज दी। सलीम भागा भागा आया। बकरी को इस भयानक हाल में देखकर उसने चारों तरफ के निशान देखे। सलीम ने तुरंत कहा, यह किसी बहुत जहरीली चीज का काम है। या तो इसे किसी भयानक जानवर ने डसा है या कोई और मुसीबत आ गई है। फिर सलीम का शक सीधा उस नागिन पर गया। उसने गुस्से और खौफ से भरे लहजे में कहा, समीना, यह जरूर उसी नागिन का काम है। वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि हमारे जानवरों की जान लेने लगी है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि यह दौलत का लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। समीना ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, अच्छा, तुम शांत हो जाओ। आज रात मैं खुद जागकर देखूंगी कि असल माजरा क्या है। अगली रात फिर आई, मगर आज समीना की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो नागिन के साथ लेटी जरूर थी, मगर बस आंखें बंद करके सोने का दिखावा कर रही थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। आधी रात के वक्त वही खौफनाक सरसराहट फिर शुरू हुई। नागिन चारपाई से उतरी। इस बार वह आंगन में घूमते हुए उस कोने की ओर बढ़ी जहां मुर्गी बंधी हुई थी। समीना ने अपनी सांसें रोक लीं। नागिन ने फिर वही किया। एक झटके में मुर्गी को डस लिया। मुर्गी थोड़ी देर तड़पी और हमेशा के लिए खामोश हो गई। नागिन वापस लौटी और चारपाई पर लेट गई। सुबह समीना ने जल्दी से मुर्गी को बाहर फेंकवा दिया ताकि सलीम को पता ना चले। उसे डर था कि अगर सलीम को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। मगर तीसरी रात फिर वही भयानक मंजर दोहराया गया। नागिन आधी रात को उठी और इस बार वो सीधे गधे के पास पहुंची। नागिन ने उसे भी डस लिया। गधे का भारी भरकम शरीर भी उस भयानक जहर के आगे टिक ना सका और वहीं ढेर हो गया। अब सुबह समीना के लिए इस बात को छुपाना मुमकिन नहीं था। उसने सलीम को सारी बात बता दी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, मगर लहजा अभी भी लालच से भरा था। हाँ सलीम, वो नागिन ही हमारे जानवरों को डस रही है। पहले बकरी, फिर मुर्गी और अब गधा। मगर तुम एक बात सोचो ना सलीम, वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वरना अब तक वो मुझे कब का डस चुकी होती। और वो जो रोज सोने का अंडा देती है, उससे तो हम ऐसे सैकड़ों जानवर खरीद सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर दो चार जानवर चले भी गए तो? सलीम खान का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया था। वो गरज कर बोला, समीना, तुम्हारी अक्ल पर लालच का पत्थर पड़ गया है। आज जानवर मरे हैं, कल हम मरेंगे, और तुम कह रही हो कि फर्क नहीं पड़ता। यह नागिन हमारे पूरे घर को खा लेगी। मगर समीना के कानों पर जूं तक ना रेंगी। वो अब लालच की उस भयानक हद को पार कर चुकी थी जहां सही और गलत की कोई समझ बाकी नहीं रहती। सलीम पैर पटकता हुआ घर से निकल गया, लेकिन उसके दिल में खौफ का जो बीज बोया गया था वो अब एक दरख्त बन चुका था। अगले दिन सुबह हवा में एक अजीब सी नमी थी। ये नमी ठंडक देने वाली नहीं थी, बल्कि किसी बहुत बड़े तूफान के आने की खामोश खबर दे रही थी। सलीम खान रोज की तरह बाहर निकल चुका था और समीना आंगन में अकेली बैठी अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी अचानक घर के बड़े दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। समीना उठी और जाकर दरवाजा खोला। सामने एक बहुत ही बुजुर्ग हकीम साहब खड़े थे। लंबा सा सादा कुर्ता और माथे पर उम्र की गहरी झुर्रियां, मगर उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे बरसों का तजुर्बा और सच्चाई उनके चेहरे से छलक रही हो। उनके कंधे पर एक पुराना सा झोला लटक रहा था। हकीम साहब ने बहुत ही नर्म और भारी लहजे में कहा, बेटी, सलामत रहो। मैं तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आया हूं क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ एक बहुत बड़ी और भयानक साजिश हो रही है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। समीना ने हैरानी और शक से पूछा, कैसी साजिश? और कौन करना चाहेगा मेरे साथ कोई साजिश? हम तो अपने हाल में खुश हैं। हकीम साहब ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटी, कल मैं जंगल में जड़ी बूटियां तलाशने गया था। वहां मैंने एक झाड़ी के पीछे दो सपेरों को आपस में फुसफुसाते हुए सुना। एक सपेरा दूसरे से कह रहा था कि उसने तुमसे सफर की थकान मिटाने के लिए तुम्हारी बकरी का दूध मांगा था, मगर जब तुमने उसे बेइज्जत करके मना कर दिया तो उसने तुम्हें
और तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद करने का प्लान बना लिया। उसी सपेरे ने तुम्हें वह नागिन दी है। समीना का दिल धक से रह गया। हकीम साहब आगे बोले, वो सपेरा कह रहा था कि यह नागिन पहले तुम्हारे जानवरों को खाएगी, जैसे कि वो खा भी चुकी है। उसके बाद यह तुम्हारे बच्चों को निगलेगी, फिर तुम्हारे शौहर को, और आखिर में तुझे भी दस कर खत्म कर देगी। समीना के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसके अंदर का घमंड अभी टूटा नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, मगर वो सपेरा मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? दूध ना देने पर कोई इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे पाल सकता है? हकीम साहब ने समझाया, बेटी वो सपेरा कह रहा था कि बकरी का वो दूध उसे सांपों का जहर उतारने की दवा बनाने और उन्हें पकड़ने के लिए बहुत जरूरी था। तुम्हारे इनकार ने उसके काम को खराब कर दिया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर दी। हकीम साहब ने अपने झोले पर हाथ रखते हुए कहा, अब मेरी बात गौर से सुन। मैंने अपने तजुर्बे से एक ऐसा खास जहर तैयार किया है जो उस खूंखार नागिन का काम तमाम कर देगा। अगर तुझे अपनी, अपने बच्चों की और अपने शौहर की जान प्यारी है, तो मुझे अंदर आने दे। मैं उस नागिन को पकड़कर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मगर समीना के दिल में शक और सोने के अंडों का लालच फिर से जाग उठा। उसे लगा कि कोई उसकी दौलत छीनना चाहता है। वो तल्ख अंदाज में बोली, तू तो खुद कोई चालाक और धोखेबाज इंसान लगता है मुझे। तू यह झूठी कहानी बनाकर मुझसे मेरी नागिन छीनना चाहता है, ताकि तू खुद सोने के अंडे ले सके। वो नागिन मेरे घर की दौलत है, मेरी दोस्त है। मैं तुझे हरगिज अंदर नहीं आने दूंगी। जा यहां से। हकीम साहब की आंखों में दर्द और हैरानी उतर आई। वह बोले, बेटी, मैं वो हकीम हूं जो लोगों का इलाज करने के बदले में उनसे एक पैसा तक नहीं लेता। वो सोने के अंडे मेरे किस काम के? मेरा तो काम ही यही है कि लोगों को मुसीबत से बचाऊं। मैं इसी पास वाली पहाड़ी पर रहता हूं। अगर कभी मेरी बात पर यकीन आ जाए और जब मुसीबत सिर पर आन पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर हकीम साहब पलटे और अपनी लाठी टेकते हुए गांव की गली से बाहर निकल गए। समीना कुछ देर दरवाजे पर ही खड़ी रही। उसके दिल में हकीम की बातों का थोड़ा सा असर तो हुआ था, मगर लालच के आगे हार गई। वो मन ही मन बड़बड़ाई, यह सब हमारे सोने के अंडों को हथियाने की चाल है। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें मिर्जागढ़ की गलियों को अपनी नारंगी रोशनी से भर रही थीं। सलीम खान थका मांदा अपने खेतों से लौटकर घर आया। उसका चेहरा धूल और पसीने से सन्ना था, मगर दिल में अब एक अजीब सी खामोशी और बोझ बैठा था। ये वो बोझ था जो पिछले कुछ दिनों की बेचैनियों, मरे हुए जानवरों और एक अनजाने डर का नतीजा था। समीना आंगन में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा उतरा हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर सलीम खान को उस पहाड़ी वाले हकीम बाबा के आने और उनकी कही हर बात हुबहू सुना दी। कैसे वह दरवाजे पर आए थे, कैसे उन्होंने नागिन की चालाकियों और सपेरे की खौफनाक साजिश का खुलासा किया था, और कैसे वह उसे समझाने की कोशिश कर गए थे। सलीम खान ये सारी बातें बहुत गौर से सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहराई उतर आई, मगर उसने उस वक्त कोई जवाब ना दिया। बस बेबसी से अपना सिर हिलाया और अपने छोटे मोटे कामों में लग गया। दिन यूं ही खौफ और लालच के साए में गुजरते रहे। एक पूरा हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में समीना हर रात नागिन के साथ उसी चारपाई पर सोती रही। हर सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में उतरती, तो नागिन के पास सोने का अंडा रखा मिलता। समीना उस अंडे को जल्दी से उठाकर अपने बड़े संदूक में रख देती। उसके दिल में फिर से वही पुराना लालच हावी होता जा रहा था और हकीम बाबा की बातें वो भूलती जा रही थी। मगर फिर वह रात आई जो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बन गई। उस रात भी समीना नागिन के साथ चारपाई पर लेटी थी। आधी रात का वक्त था। हवाएं बहुत सर्द थीं। आंगन के पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अनजाने डर से कांप रही हों। अचानक समीना की नींद खुली। उसने देखा कि नागिन चारपाई से उतर चुकी थी। आज उसकी हरकतें रोज से बिल्कुल अलग और अजीब सी थीं। वह सीधी उस कोने की ओर बढ़ रही थी जहां उनका छोटा बेटा गहरी नींद में सो रहा था। समीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह जोर से चीखे, अपने बच्चे को बचा ले, मगर डर था कहीं नागिन उसे भी न डस ले। उसके होंठ कांपने लगे, मगर आवाज जैसे गले में ही घुट कर रह गई। उसे खौफ था कि अगर वो चीखी
या अपनी जगह से हिली तो यह खूंखार नागिन पलटकर कहीं उसे ही न डस ले। और फिर उसकी आंखों के ठीक सामने उस बेबस मां के देखते ही देखते नागिन ने अपना भयानक फन उठाया और उसके छोटे बेटे को डस लिया। समीना ने अपने दोनों हाथों से अपने होंठों को कसकर दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर ना आ जाए। वो पूरी रात अपनी सांसें रोके, आंखों से खामोश आंसू बहाते हुए बस लेटी रही। नागिन अपने खौफनाक काम से फारिग होकर वापस लौटी और चारपाई पर फिर उसी तरह लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई। सलीम खान उठा और जैसे ही उसकी नजर अपने छोटे बेटे पर पड़ी, वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके बच्चे की लाश देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फटी रह गईं, दिल बैठ गया। उसने समीना को पास खड़े रोते हुए देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो दहाड़कर बोला, देख लिया समीना, ये है तेरे लालच का अंजाम। मैंने तुझे कितनी बार मना किया था, कितनी बार समझाया था। अब तेरा दिल भर गया? अब भी तेरी आंखें खुली या नहीं? समीना बस घुटनों के बल बैठी सिसकती रही, मगर अब सलीम खान के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। अब यह नागिन नहीं बचेगी। अब चाहे जो हो जाए, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सलीम ने गुस्से से कांपते हुए कहा। वो दोनों नागिन के बिल के पास जा बैठे। हाथों में लाठियां लिए घंटों इंतजार किया कि नागिन बाहर निकले और वो उसे खत्म कर दें। मगर नागिन जैसे बिल के अंदर ही कहीं गायब हो गई थी। न वो दिन में निकली, न रात को। दिन बीतते गए। घर में दुख पसरा था। नागिन का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे वो दोनों अब थोड़ी राहत महसूस करने लगे कि शायद वह हमेशा के लिए चली गई है। शायद अब उनकी जिंदगी में फिर से थोड़ा सुकून लौट आए। देखते देखते एक पूरा महीना गुजर गया। घर में अब सन्नाटा था। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, समीना के दिल में फिर से वही पुराना लालच करवटें लेने लगा। संदूक में रखी अशर्फियों का ढेर अब उसे कम लगने लगा था। दौलत की भूख ने उसे फिर से अंधा कर दिया था। एक दिन उसने सलीम से कहा, सलीम, देखो नागिन अब वापस नहीं आ रही है। अब हमारे यहां सोने के अंडे भी नहीं आ रहे। अगर वह नागिन वापस आ जाए तो सोचो हम कितने और अमीर हो जाएंगे। क्यों ना फिर से थोड़ा दूध रखकर उसे बुलाया जाए। यह सुनते ही सलीम खान का खून खौल उठा। वो अपनी जगह से उछल पड़ा और गरज कर बोला, तू कैसी औरत है समीना? तुझे अपने सगे बेटे की मौत भी नहीं दिख रही। एक बच्चे की जान चली गई, अब तू अपने दूसरे बेटे को भी मौत के मुंह में धकेलेगी क्या? तुझे इस लालच ने पूरी तरह अंधा और पागल कर दिया है। अचानक सलीम के दिमाग में उस पहाड़ी वाले हकीम बाबा की बातें और उनका चेहरा घूम गया। मुझे अब उनके पास जाना ही पड़ेगा, वरना यह औरत पूरे घर को बर्बाद कर देगी। सलीम खान उसी वक्त गुस्से में घर से निकल पड़ा। वह पहाड़ी की ओर तेजी से बढ़ता गया, जहां लोग उन्हें पहाड़ी वाले हकीम बाबा कहते थे। रास्ते भर वो अपने दिल की हलचल और गुस्से को दबाता रहा। इधर घर में जैसे ही सलीम खान आंखों से ओझल हुआ, समीना का दिल फिर से मचलने लगा। उसने बिना वक्त गंवाए एक प्याले में ताजा दूध डाला, उसमें थोड़ी सी खुशबू मिलाई और नागिन के बिल के पास जाकर वह प्याला रख दिया। उसके चेहरे पर फिर से वही लालच की खौफनाक चमक लौट आई थी। वह यह भूल चुकी थी कि वह तबाही के किस कगार पर खड़ी है। उधर पहाड़ियों के पीछे सूरज डूबने लगा था और मिर्जागढ़ की गलियां एक बार फिर खामोशियों में डूबने लगी थीं। मगर सलीम खान के दिल की बेचैनी अब इस खामोशी से कहीं ज्यादा तेज थी। वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उस पत्थरीले रास्ते पर चढ़ता जा रहा था जो पहाड़ी पर मौजूद हकीम बाबा के झोपड़े तक जाता था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, सांसें उखड़ी हुई थीं, मगर दिल में अब सिर्फ एक ही सोच थी, अपने बचे हुए परिवार को उस नागिन की तबाही से बचाना। आखिरकार वह हकीम बाबा के झोपड़े तक पहुंच गया। अंदर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था और बूढ़े हकीम साहब अपनी जड़ी बूटियों में मशगूल थे। सलीम खान ने हांफते हुए कहा, हकीम साहब, मेरी मदद करो। वो नागिन वो नागिन पहले मेरी बकरी को खा गई, फिर मुर्गी को डस लिया, उसके बाद मेरे गधे को निगल लिया और अब उसने मेरे छोटे बेटे को भी मार डाला है। मेरी बीवी अब भी नहीं मान रही। उसका दिल लालच से पूरी तरह अंधा हो चुका है। बाबा, आप मेरे साथ चलो। हकीम साहब ने सलीम की बात बहुत ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी छा गई, मगर अब उनका चेहरा बहुत सख्त हो चुका था। वो अपनी भारी आवाज में बोले, अभी भी वक्त है बेटा। अगर अभी वह नागिन तेरे घर में जिंदा रही तो उसका अगला शिकार तेरा दूसरा बेटा होगा। फिर वो तुझे डसेगी
और आखिर में तेरी बीवी को भी निगल जाएगी। ये नागिन अब खुद ब खुद नहीं रुकेगी। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आप फौरन मेरे साथ चलो। आप जो जहर वाली दवा तैयार करके बैठे थे, उसे भी साथ ले चलो। अब यह नागिन और नहीं बचेगी। हकीम बाबा ने अपनी लाठी उठाई, अपने पुराने झोले से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें काले रंग का कोई गाढ़ा सा रस था। वह बोले, चल बेटा, अब और देर ना कर। वह दोनों तेज कदमों से गांव की ओर लौट पड़े। रास्ते में सलीम के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसकी आंखों में बार बार अपने मरे हुए बेटे का चेहरा घूम रहा था। जब वह दोनों सलीम खान के घर पहुंचे, तो सामने का मंजर देखकर वह सन्न रह गए। आंगन में समीना बिल के बिल्कुल पास बैठी थी। नागिन बिल से बाहर निकल आई थी और दूध का प्याला सामने रखे वह बड़े इत्मीनान से दूध पी रही थी। और सबसे भयानक बात, समीना के हाथ में एक ताजा सोने का अंडा था। उसकी आंखों में वही दौलत की चमक थी। जैसे ही समीना ने पीछे कदमों की आहट सुनी, वो मुड़ी। हकीम बाबा और सलीम को एक साथ देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से में चीखती हुई बोली, तुम यह बूढ़ा हकीम क्यों ले आए हो सलीम? यह हमारी नागिन को हमसे छीन लेगा। देखो, ये देखो, इसने अभी अभी सोने का अंडा दिया है। यह हमारी मेहनत का नतीजा है। इतने में नागिन हकीम बाबा को देखकर फौरन दूध छोड़कर वापस बिल में सरक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े खतरे की आहट पा चुकी हो। हकीम बाबा ने बेहद सख्त लहजे में कहा, औरत, अपनी आंखों से इस लालच की पट्टी हटाकर देख। यह नागिन अब तेरे घर में एक एक करके हर जानदार को डस रही है। वह तेरे घर को पूरी तरह तबाह करने पर तुली हुई है। सलीम ने समीना को धक्का देते हुए कहा, तू अब दूर हट जा समीना, यह नागिन अब ना बचेगी। बाबा, अब आप अपना काम करो, अब बहुत हो चुका है। हकीम बाबा आगे बढ़े। उन्होंने अपने झोले से वह काले रस वाली शीशी निकाली। उसकी नोक पर बनी लकड़ी की पतली सी नली से उन्होंने नागिन के बिल के मुंह पर वह गाढ़ा द्रव यानी जहरीला रस टपकाना शुरू किया। द्रव की कुछ बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरी, मिट्टी ऐसे सुलग उठी जैसे उसमें आग लग गई हो। हकीम बाबा की आंखों में अब पक्के इरादे की कठोरता थी। वो बिल के चारों ओर दवा फैलाने लगे। सलीम ने फौरन झाड़ू और सूखी लकड़ियों से बिल का मुंह घेरना शुरू कर दिया, ताकि नागिन बाहर निकलकर भाग ना सके। आंगन की हवाओं में एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी। पेड़ों की शाखें जैसे और सिहर उठी थीं। समीना अब एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। उसके हाथ में पकड़ा सोने का अंडा उसके कांपते हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब सबकी नजरें उस बिल पर टिकी थीं कि नागिन कब तड़प कर बाहर निकलेगी। मिर्जागढ़ के उस घर का आंगन उस रात खौफ और एक आखिरी उम्मीद के बीच झूल रहा था। हकीम बाबा ने अपने झोले से एक और बोतल निकाली। उसमें नीले रंग का पानी था। वह पानी जैसे ही बिल के अंदर डाला गया, अंदर से भयानक सरसराहट की आवाजें आने लगीं। मिट्टी हिलने लगी। अचानक नागिन बिल से बाहर निकली। वह बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। उसका फन पहले से कहीं ज्यादा चौड़ा हो चुका था और आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। मगर इससे पहले कि हकीम बाबा कोई अगला कदम उठाते, घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा धक्के से खोल दिया। सामने वहीं सपेरा खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखें जैसे आग उगल रही थीं। वह बिना किसी से कुछ कहे सीधे घर के अंदर घुस आया। अंदर आते ही उसकी नजर हकीम बाबा पर पड़ी। वो गरज कर बोला, ए बूढ़े हकीम, तू क्यों इस औरत के घर को बचाना चाहता है? ये औरत बहुत लालची है, जाहिल है, इसकी नीयत खराब है, ये कभी नहीं सुधरने वाली। तू क्यों इनकी जिंदगी बचा रहा है? ये लोग मरने के ही लायक हैं। फिर वो समीना की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, इस औरत ने मुझे बकरी का एक प्याला दूध नहीं दिया था, इसीलिए मैंने इसे अपनी सबसे खूंखार नागिन दी थी। और यह बेवकूफ औरत लालच में ऐसी अंधी हो गई कि मौत को अपने बिस्तर पर सुला लिया। इसका एक बेटा तो मर ही चुका है, अब दूसरा भी मरेगा। फिर इसका शौहर मरेगा और आखिर में यह खुद भी मरेगी। यही इसका अंजाम है। हकीम बाबा ने सपेरे की तरफ देखकर बड़ी नरमी मगर सख्त लहजे में कहा, नहीं, ऐसा तू नहीं कर सकता। तेरे दिल में जो यह नफरत का जहर है, वह तुझ पर ही भारी पड़ेगा। अब यह नागिन बेकाबू नहीं रहेगी। यह घर तेरी साजिश से बच जाएगा। सपेरा जोर से हंस पड़ा, एक डरावनी हंसी जो आंगन की खामोशी को चीर गई। वो बोला, तू क्या समझता है बूढ़े? एक नागिन को मारकर तू मेरी साजिश खत्म कर देगा? यह औरत अपने लालच से खुद को बर्बाद कर चुकी है। देख,
अभी भी इसके सामने सोने का अंडा पड़ा है। हकीम बाबा ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब तू जा यहां से, वरना तुझे खुद अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। सपेरा अपने गुस्से और हार की झल्लाहट से बौखला गया। उसने झट से अपनी पुरानी बीन निकाली और जोर जोर से बजाने लगा। बीन की खौफनाक आवाज हवा में जहर घोलने लगी। नागिन उस धुन को सुनकर फिर से खुद को समेटने लगी और उसकी आंखों में खूनखारी झलकने लगी। वो हकीम बाबा की तरफ फन उठाकर फुफकारने लगी। मगर हकीम बाबा भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने झोले से एक मुट्ठी भर के कोई सफेद रंग का जहरीला पाउडर निकाला। यह सालों के तजुर्बे से तैयार किया गया एक ऐसा मादा था जो नागों और सपेरों के लिए खतरा था। हकीम बाबा ने वह पाउडर पूरे जोर से सपेरे के चेहरे पर फेंक दिया। पाउडर की तेज महक और असर से सपेरा लड़खड़ा गया। उसकी बीन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें फैल गईं, सांस रुकने लगी और वह तड़प कर बेहोश होकर वहीं आंगन की जमीन पर गिर पड़ा। चंद ही लम्हों में उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। अपने ही जहर में जी रहा वो सपेरा वहीं दम तोड़ चुका था। अब हकीम बाबा का पूरा ध्यान नागिन की तरफ था। नागिन जैसे ही फिर से बिल में छुपने को हुई, हकीम बाबा ने वह नीले रंग का पानी सीधा उसके फन पर उड़ेल दिया। नागिन का जिस्म तड़पने और फड़फड़ाने लगा। उसका फन जमीन पर गिरने लगा और वह बुरी तरह कांपने लगी। हकीम बाबा ने बड़ी चालाकी और हिकमत से उसे एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में धकेल कर बंद कर दिया। बर्तन के अंदर उन्होंने एक खास जड़ी बूटी की लकड़ी डाल दी। उससे एक ऐसा गाढ़ा धुआं उठा जो जहरीली नागिनों के लिए जहर होता है। उन्होंने बर्तन का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। धुएं की वजह से बर्तन अंदर ही अंदर सुलगता रहा और कुछ ही देर में नागिन की फड़फड़ाहट भी हमेशा के लिए थम गई। खौफ और लालच की वह नागिन अब मर चुकी थी। चारों ओर अब एक गहरा सन्नाटा था। समीना की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। दौलत का नशा उतर चुका था। वो कांपते हुए कदमों से हकीम बाबा के पास आई। आंसुओं से उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, हकीम बाबा, मैं उम्र भर आपका यह एहसान नहीं भूलूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। हकीम बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, लालच हमेशा इंसान को डसता है। ये सपेरा भी अपनी नागिन की तरह ही जहरीली सोच रखता था। इंसान की बर्बादी का जहर उसका अपना लालच ही होता है। तूने देख लिया ना कि इस लालच के चक्कर में तूने क्या क्या खोया। मगर चलो, अब ये सब खत्म हुआ। फिर वह अपना झोला उठाकर मुड़े और बोले, अब मेरा काम यहां खत्म हुआ। मैं अपनी पहाड़ी पर लौटता हूं। सलीम और समीना उन्हें जाते हुए देखते रहे। हकीम बाबा अपनी लाठी टेकते हुए अंधेरी गली से पहाड़ी की ओर बढ़ गए। उस रात के दर्दनाक हादसे के बाद सलीम खान और समीना अपनी छोटी सी दुनिया में जो भी उनके पास बचा था उसी में खुश रहने लगे। उन्होंने वह सारी अशर्फियां और दौलत लोगों में बांट दी और लालच छोड़ दिया। वे अब सादगी में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं।